ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस की। इसके बारे में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जब हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो हम उसको दो स्टेबिलिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सेकेंड इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन से होते हैं, K1, K2, K3, Kn, ये सारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है K1 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन K2, देन K3, ऐसे ऐसे जाते जाते देन Kn। ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों ऑर्डर फॉलो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या है लिगेंड और अटैच करते जाएंगे तो पहले जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके साथ जो आने वाला जो लिगेंड है उसकी क्या होने लग जाएगी, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए जो K1 हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और Kn सबसे कम स्टेबल है। फिर हमने कहा था स्टेबिलिटी को हम एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड बीटा, उसकी टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है किसका, सारे के सारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। और जबकि ये जो n है इसकी वैल्यू यहाँ मैं i लिख देती हूँ, i की वैल्यू जो है यहाँ 1 से n तक रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल बात की थी कॉपर और कैडमियम की, और एक और भी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जनरली ये माना गया है कि जिस कॉम्प्लेक्स की लॉग बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होती है वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। जैसे कॉपर और कैडमियम के केस में हमने बात की थी कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और कैडमियम का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया जो लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसकी लॉग बीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 8 रहती है, जबकि कैडमियम के कॉम्प्लेक्स में लॉग बीटा की वैल्यू लेस देन 8 रहती है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो कैडमियम का कॉम्प्लेक्स है, जब हम ग्रुप 2 की एनालिसिस करते हैं जो हमने लास्ट सेमेस्टर में हमारी पढ़ी है, तो जब हम ग्रुप 2 की एनालिसिस करते हैं तो जब हम H2S गैस पास करते हैं तो कोई अगर सोल्यूशन है जिसमें कॉपर और कैडमियम दोनों हैं तो जो हमारा कैडमियम है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, क्या बना लेता है, कैडमियम सल्फाइड बना लेता है, जो क्या है प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक रेजिड्यू, ठीक है। लेकिन कॉपर जो है हमारा जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता क्योंकि कॉपर का कॉम्प्लेक्स क्या रहता है हमारा, स्टेबल रहता है, ठीक है। ये सारा हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमारा सब डिस्कस जो है कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। मैंने लास्ट पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि हम स्टेबिलिटी को दो टर्म में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, सेकंड इज काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिक स्टेबल कब होगा, ठीक है। हम उसको काइनेटिक स्टेबिलिटी की टर्म में कब डिफाइन करेंगे, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम दो टर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्ट एंड सेकेंड वन इज लेबाइल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको जो है प्रीवियस हमारे जो लेक्चर हुए उसमें डिस्कस किया है। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए हम जो दो टर्म यूज करते हैं दैट इज इनर्ट एंड लेबाइल, लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सी टर्म यूज करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है, और कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का यूज करते हैं। जितनी ज़्यादा इस K की वैल्यू होती है उतना ही हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब ये जो K है ना ये किसके लिए यूज होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस K को हम काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम कौन कौन सी दो टर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज इनर्ट, सेकंड वन इज लेबाइल। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं वो बात करते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबसे
आपको, लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं रैपिडली, ठीक है। मतलब जिनका जो रिएक्शन टाइम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई लिगेंड है CN, उसके ऊपर किसी और लिगेंड ने अटैक किया और क्या हो गया, CN रिप्लेस हो गया अमोनिया से। जितनी जल्दी ये प्रोसेस होगा, मतलब जितनी जल्दी जो हमारा एक लिगेंड है वो दूसरे लिगेंड से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ये हमें किस बारे में बताती है, रेट के बारे में बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जबकि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थी वो क्या डिफाइन कर रही थी, वो बता रही थी कोई कॉम्प्लेक्स अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन में स्टेबल है या अनस्टेबल। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या बताती है कि जो रिएक्शन प्रोसीड होगी हमारी उस कॉम्प्लेक्स के साथ, वो कैसा होगा, उसका रेट, वो फास्ट होगी, वो स्लो होगी, वो कैसी होगी। इसलिए हमने काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए दो टर्म यूज किए हैं, इनर्ट और एक लेबाइल, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो हमारे क्या है, रिएक्ट करते हैं रैपिडली, जो फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, हम उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं जो क्या है, डू नॉट रिएक्ट रैपिडली, जो क्या है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर और टर्म में बोलूं तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है लिगेंड का, क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन है लिगेंड का वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट रेट पे होता है, ठीक है। एक लिगेंड है, उसको फटाफट से आके दूसरे लिगेंड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो वो रिएक्शंस, वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो फास्ट होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल बोलते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, हम उन कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं इन विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर डू नॉट टेक प्लेस एट अ फास्ट रेट, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड से, वो क्या है, फास्ट रेट पे ना हो रहा हो, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो वो क्या होगी, जो टोबे है हमारा, आपको बोर्ड आई थिंक विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सिंपल, अगर साइंटिफिक वे में बात करूँ तो जो साइंटिस्ट ने अपना जो है तरीका बताया कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करने का, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, तो टोबे एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर्ट कहेंगे और कैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल कहेंगे। तो टोबे ने कहा वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका हाफ लाइफ पीरियड लेस देन 30 सेकेंड होता है, वो जनरली हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, लेबाइल की कैटेगरी में आते हैं। क्या बोला मैंने, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका हाफ लाइफ पीरियड लेस देन 30 सेकेंड रहता है, वो हमारे क्या रहते हैं, लेबाइल रहते हैं। मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्या है, इजीली क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जिनका हाफ लाइफ पीरियड ग्रेटर देन 30 सेकेंड रहता है, वो जनरली हमारी किस कैटेगरी में हम उनको प्लेस करते हैं, इनर्ट कैटेगरी में प्लेस करते हैं। ये टोबे ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। उसके बाद CFT ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी, VBT ने भी अपनी तरफ से बताया था कि कौन से कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होते हैं। लेकिन आपको बस यही याद रखना है, इतना याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, कि टोबे ने क्या दिया था, टोबे एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, डिफाइन किया था इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। जिनका T हाफ लेस देन 30 सेकेंड है वो हमारे लेबाइल हैं, और जिनका ग्रेटर देन 30 सेकेंड है वो जनरली हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, इनर्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ होगी आपको क्लियर, आई होप सो। जो भी मैंने अब तक समझाया है वो आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट है, ठीक है, तो हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। और अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, लेबाइल है, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल भी होगा। दैट मीन्स इनर्ट लेबाइल आर काइनेटिक टर्म्स, ऑन द अदर हैंड स्टेबल एंड अनस्टेबल आर थर्मोडायनेमिक टर्म्स, दे आर नॉट इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ये डायरेक्टली क्या है, इंटररिलेटेड नहीं है। कोई भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं है वो स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि कोई भी लेबाइल कॉम्प्लेक्स जनरली अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल भी हो सकता
होता है। दैट मीन्स दीज टर्म्स आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स अगर हम ले लें, निकल का हमारे पास क्या है, साइनाइड का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसकी जो बीटा की वैल्यू है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, वो लगभग 10 की पावर 32 रहती है। दैट मीन्स हाईली स्टेबल क्या है ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक टर्म में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, स्टेबल का मतलब क्या हो गया, यहाँ थर्मोडायनेमिक टर्म हो गया। तो मैंने क्या बोला कि जो निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है उसकी जो बीटा की वैल्यू है दैट इज 10 रेज टू पावर 32, ठीक है, या फिर 10 रेज टू पावर, हाँ जी 32। तो दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स इतनी हाई बीटा की वैल्यू है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या है, हाईली स्टेबल है, ठीक है। अब हाईली स्टेबल है तो यहाँ मैंने लिख दिया ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। प्लस अगर मैं इसी को क्या करवा दूँ, इसी को मैं रिएक्ट करवा दूँ साइनाइड 49 के साथ, मतलब मैंने इसके आइसोटॉप से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जब मैं स्टार्ट करती हूँ ये रिएक्शन, तो जो सब्स्टिट्यूशन है इस CN का बाय ये दिस लिंकेज, वो भी क्या होता है, एट अ वेरी फास्ट रेट होता है, वेरी फास्ट रेट पर अकर होता है, ठीक है। दैट मीन्स जिस वो रिएक्शन, वो कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन है एक लिगेंड का बाय अनदर लिगेंड, वो वेरी फास्ट रेट पे हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, लेबाइल कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम थर्मोडायनेमिक टर्म में बात करें दैट इज स्टेबल, यही अगर मैं काइनेटिक टर्म में बात करूँ दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स इज अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स। मतलब निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स स्टेबल प्लस लेबाइल दोनों ही हैं, ठीक है। तो हो गया ना, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेबल क्या होगा, इनर्ट होगा, या हर एक लेबाइल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अपोजिट भी हो सकता है। और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आयरन का ही साइनाइड कॉम्प्लेक्स अगर मैं ले लूँ तो किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, आयरन के साइनाइड कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स लूँ, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स की मैं बीटा की वैल्यू देखती हूँ तो बीटा की वैल्यू रहती है 10 रेज टू पावर 37। दैट मीन्स हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है हमारे पास, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, रिएक्ट वेरी स्लोली, मतलब ये क्या है, जल्दी से कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया कि माना ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल था लेकिन ये रिएक्ट वेरी स्लोली कर रहा है, रिएक्शन रेट फास्ट नहीं है, और वो रिएक्शन जिनका रिएक्शन रेट, वो कॉम्प्लेक्स जिनका रिएक्शन रेट फास्ट नहीं होता है, वो जनरली हमारी किस कैटेगरी में आती है, वो हमारी आती है इनर्ट कैटेगरी में। दैट मीन्स अगर मैं थर्मोडायनेमिक टर्म की बात करूँ देन दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, बट in kinetic terms this complex is inert complex because it react very slowly, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि वी कांट रिलेट, हम क्या है, रिलेट नहीं कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी विद काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। हो जाएगा ये आपका, चलो आई होप सो आपको थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक टर्म में जो डिफरेंस है वो अच्छे से जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो स्टेबिलिटी को कॉम्प्लेक्स भी कौन डिफाइन करेगा, खुद सोचो, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में दो ही चीजें होती हैं, या तो मेटल होता है या लिगेंड होता है। तो दैट मीन्स पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी को वो किससे रिलेटेड होगा, मेटल रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेकंड कौन अफेक्ट करेगा, दैट इज लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे, टू टाइप के फैक्टर हो गए, मेटल रिलेटेड फैक्टर एंड सेकंड वन इज लिगेंड रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। अब मेटल रिलेटेड फैक्टर में कौन कौन आ जाता है,
चार्ज आ जाता है मेटल पे, साइज हो गया मेटल का, ठीक है, प्लस और थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और लिगेंड रिलेटेड फैक्टर में क्या आ जाएगा हमारे पास, लिगेंड का साइज तो है ही है, साइज एंड चार्ज। सेकंड आ जाएगा आपका इसकी लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि लिगेंड किस लिए है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स उसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ होगी ही होगी, क्योंकि वो लिगेंड, उसको तो हम लिगेंड बोल ही नहीं सकते जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। लिगेंड कौन होते हैं जो जनरली क्या है, डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल के साथ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। और यहाँ पर आता है हमारा चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट, ये हमारे क्या हो गए, लिगेंड रिलेटेड फैक्टर हो गए, ठीक है। और क्या आ गया, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, लिगेंड रिलेटेड फैक्टर हो गया। तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज मेटल रिलेटेड फैक्टर, सेकंड इज लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। मेटल में क्या क्या आ जाएगा, मेटल के ऊपर चार्ज, मेटल के ऊपर साइज और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा हमारे पास। और लिगेंड रिलेटेड क्या आ जाएगा, लिगेंड का साइज एंड चार्ज, लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, चिलेट इफेक्ट को शो कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ चिलेट रिंग भी हमारा क्या है इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ आपको। तो आगे अब हम बात करते हैं फर्स्ट इज मेटल रिलेटेड फैक्टर के बारे में। इसके बारे में मेटल रिलेटेड फैक्टर, तो मेटल रिलेटेड फैक्टर्स, तो मेटल रिलेटेड फैक्टर्स में मैंने क्या बोला, सबसे पहला हमारा क्या है, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें ये चीज बता दें, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, चार्ज अपॉन साइज की, ठीक है। तो वो मेटल आयन जिनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, वो जनरली कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, उतने ही ज़्यादा हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अब चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी, मेटल के ऊपर, उतनी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। तो यहाँ पर मैं सेकंड जो टर्म है उसमें क्या बता सकती हूँ कि जितना ज़्यादा चार्ज, हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज on metal atom, higher will be the stability of complex, higher is the stable complex form या stability कुछ भी बोल दीजिए, stable complex form, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। क्यों होगा ऐसा, आप कुछ सोच के देखिए, जितना ज़्यादा हाईली चार्ज होगा मेटल के ऊपर, ठीक है, जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा लिगेंड इसको क्या कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या कर सकेंगे, फॉर्म कर सकेंगे। दैट मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज मेटल के ऊपर उतना ही अच्छे से ये जो है बाकी के लिगेंड से क्या कर पाएगा, बॉन्डिंग कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो उतनी ही अच्छी सी क्या है, जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं इसको, उसके साथ ही क्या कर पाएगा, बॉन्डिंग कर पाएगा। और जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही छोटा साइज हो जाएगा इसका, और क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको, हायर इज द चार्ज डेंसिटी और हायर इज द चार्ज, हायर क्या होगा हमारा, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आयरन के कॉम्प्लेक्सेस की, एक मेरे पास आयरन 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है, एक आयरन 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ठीक है। अब आयरन 3 पॉजिटिव वाले में क्या है, अगर मैं 6 साइनाइड के साथ इसको रिएक्ट करवा रही हूँ, सेम यहाँ पर है, ठीक है। इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया, इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बना, FeCN3 नेगेटिव बना,
एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ विजिबल है, ओके ओके ठीक है ठीक है। और वही मैं Cn के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, दैट विल बी FeCN की 6 4 नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इस केस में अगर जो बीटा की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी लगभग 31 के इक्वल, और इस केस में कितनी आएगी हमारी बीटा की वैल्यू 8.3 के इक्वल। अब किस केस में जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू उतना ही ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। दैट मीन्स इसमें क्या है, आयरन के ऊपर ज़्यादा चार्ज था इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बना, इसके ऊपर आयरन के ऊपर कम चार्ज था इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स भी क्या बना, लेस स्टेबल बना। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, बाकी के पॉइंट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।